तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले कल मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी तो उसी दौरान मैंने बताया था कि मैं जुडिशरी से बिलोंग करता हूँ, यानी मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फैमिली में ज़्यादातर लोग एडवोकेट हैं, कुछ जजेस भी हैं। तो जब ये चीज़ मैंने बताई तो कई लोगों ने कमेंट किया और उस कमेंट पे मैंने लाइक देखा तो काफ़ी लाइक थे कि क्या आप मानते हैं कि जितने वकील हैं वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, या फिर जो जजेस हैं वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, इतने केसेस क्यों पेंडिंग हैं। तो ये सवाल जब आप लोगों ने पूछा तो मैंने कुछ देर सोचा और मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बैठ गया है कि कोर्ट की गलती है जो इतने केसेस पेंडिंग है, कोर्ट उनका निपटारा नहीं करती। लेकिन कायदे से अगर देखें, इसके जवाब की जड़ में जाएं, तो कोर्ट की ऐसे मामलों में कोई गलती नहीं। इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं हम आप दोषी हैं, जो आम नागरिक हैं, यानी जो कोर्ट सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, यानी जो वकील नहीं है, जो जज नहीं है, वही लोग। आप अगर बाइक से कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, आपके सामने कोई सरकारी बस जाती है, तो आमतौर पे आदमी उस सरकारी बस पे मुकदमा कर देता है कि कुछ पैसे मिल जाएं। थोड़ा सा विवाद हुआ, थोड़े से विवाद में कम से कम अगर किसी ने किसी का कॉलर पकड़ा तो ये बता देंगे कि वो असला निकाल के मेरे ऊपर फायर ही करने जा रहा था। पुलिस वालों के सामने ऐसा बयान देंगे, पुलिस वाले फिर वही बयान दर्ज करते हैं, मामला कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट क्या करे? कोर्ट को ये क्लियर करना होता है, चूँकि कोर्ट तो वहाँ पे था नहीं, तो आपके वकील बोलेंगे, जो सामने वाला डिफेंस लॉयर होगा वो बोलेगा। 1-2 महीने से लेके 1-2 साल, 3 साल, 4 साल तक ये क्लियर होगा कि भाई कॉलर ही पकड़ा था, उसके बाद फिर कोई असला वगैरह नहीं निकाला था। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जब पता चलता है कि हाँ सिर्फ कॉलर पकड़ा था, फिर क्या, जो कॉलर पकड़ा था उससे या तो सॉरी बुलवा दिया जाएगा, या तो फिर 1 दिन की जेल हो जाएगी, या फिर कुछ फ़ाइन लगा दिया जाएगा। लेकिन जिसने इतने सारे चाल चले, जिसने ये कहा कि पिस्टल निकाली थी, गोली मार रहा था, जान से मारने की कोशिश की, उनको कुछ होगा नहीं। वो फिर बस इतना है कि केस हार गए। सेम इतने पॉस्को एक्ट की धाराएँ लग जाती हैं, सेम इतने रेप के चार्जेस लग गए हैं। पता नहीं किसने रेप किया है, किसने नहीं किया, लेकिन लड़की का जब मन हुआ उसने लगा दिया। बीवी ने खुद सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके घर वालों ने फ़ौरन लगा दिया कि डाउरी का केस है, दहेज का केस है। तो फिर जब ऐसी चीज़ें कोर्ट में जाएंगी तो इतने फेक केसेस हैं कि कोर्ट तो भाई सुनेगा, चाहे वो फेक हो चाहे रियल हो। तो इस हिसाब से फिर चीज़ें चलती रहती हैं। जो असली केस हैं, जिनको तवज्जो मिलनी चाहिए, फिर वो भी लेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट या फिर वकालत गुनहगार नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा हम आप जो आम लोग हैं, जो बात बात पे मुकदमा कर देते हैं, बड़ी से बड़ी धारा लगाने की कोशिश करते हैं, थाने पुलिस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो हम आप भी कहीं ना कहीं उतने ही गुनहगार हैं। तो मुझे लगा इस सवाल का जवाब देना चाहिए, चूँकि जब कोई बात होती है फ़ौरन कोर्ट पे उंगली उठ जाती है। लेकिन कोर्ट की कोई गलती नहीं, हम ही आप हैं। और कोर्ट हो या फिर पुलिस हो, कोई विदेश से, कोई दूसरी जगह से नहीं आता। ये सारे लोग हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो सारी कमी हम ही लोगों में है। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कोई चोर है, वो चोरी करता है, तो चोरी करने के लिए उसके पास एक रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न क्या हो सकता है कि चोर बहुत गरीब है, उसे पैसे की आवश्यकता हो। दूसरा, चोर अमीर तो है लेकिन उसकी लत, उसकी शौक ऐसी है कि उसे पैसे चाहिए, इस वजह से वो चोरी कर रहा। तीसरा, उसे मौका मिल गया और अच्छी खासी रकम थी तो उसकी नीयत बिगड़ गई, उसके बाद उसने चोरी कर ली। लेकिन कभी ऐसा हो कि किसी को ना कोई काम हो उस चोरी से, ना चोरी करने में उसे कोई इंटरेस्ट हो, ना कोई मजबूरी हो, उसके बाद भी वो चोरी करता है। ना केवल चोरी करता है बल्कि लूट करता है। और लूट सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे देखना था कि लूट करने के बाद फीलिंग क्या आती है, यानी लूट होती कैसी है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में एक कंपनी जिसका नाम है संजना टूल्स कंपनी। 21 जून साल 2023 की ये बात है। दरअसल इस कंपनी में कुछ तार का बिजनेस होता था, कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली किसी टूल्स कंपनी में होती हैं, जैसे लोहे के पाइप्स हो गए, प्लास्टिक के पाइप्स हो गए, कुछ कॉपर वायर हो गए, कुछ एल्युमिनियम वायर हो गए, ऐसी चीज़ें। तो संजना टूल्स कंपनी में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। जो मालिक था वो भी ठीक ठाक अपने काम पे आता, काम पे आने के बाद शाम को लौट जाता। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। लेकिन इसी बीच 21 जून को इसी कंपनी में जब सारे लोग आराम से काम कर रहे थे,
और काम ख़त्म होने के बाद सारे लोग चले गए। जो मालिक था वो बैठा हुआ था, उसे लगा कि कुछ हिसाब वगैरह कर ले, जीएसटी बिल वगैरह बना ले, उसके बाद जाएंगे। अब एक एक करके सारे वर्कर चले गए, मालिक बैठा है। अब वक्त हुआ तो मालिक को भी लगा कि चलना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मालिक चलता या फिर कुछ दुकान वगैरह बंद करता, अचानक से 4 लोग आते हैं। जो उस टूल्स कंपनी का मालिक था, वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए। ये चारों लोग कुछ बोलते नहीं, इन्होंने अपने मुंह को ढक रखा था। इससे पहले कि अभी ये कुछ पूछता, कुछ समझता, कुछ बताता, फ़ौरन ये 4 लोग उस दुकान के मालिक पे हमला करते हैं। हमला करने के बाद इसको बांधते हैं, बांधने के बाद पीटते हैं, और पीटने के बाद फिर दुकान में या फिर जो टूल्स कंपनी थी उसमें लूट करना शुरू कर देते हैं। अब लूट करना शुरू करते हैं, करने के बाद सबसे पहले चेक किया जाता है कि पैसे कितने हैं, तो पैसे लूटे। साथ ही वहाँ पे कॉपर वायर रखे थे, तो 2 बंडल कॉपर वायर चुरा लिया। उसके बाद फिर स्कूटी भी लेके जाने लगे जो दुकानदार की थी। लेकिन ये सारी चीज़ जब ये कर ही रहे थे, तभी चारों चोरों में से एक की जो नज़र थी उस दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे पे पड़ जाती है। अब जैसे ही कैमरे पे नज़र पड़ी तो फ़ौरन उसको लगा कि कैमरा है, कैमरे में शक्ल वगैरह कैद हो जाएगी तो फिर मामला फंस जाएगा। इसलिए फिर से ये 4 लोग उतरते हैं। उतरने के बाद उस सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीडी प्लेयर था उसको अपने साथ लेके जाते हैं। अब मकान मालिक, या माफ़ कीजिएगा, जो दुकान का मालिक है वो कुर्सी पे बंधा हुआ, लूट हो चुकी है, सारे लोग जा चुके हैं। अब बेचारा मदद के लिए जैसे तैसे करके चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद किसी ने मदद की पुकार सुनी। सुनने के बाद अब लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए। सबसे पहले इसको खोला गया, फ़ौरन पुलिस को इत्तला किया गया। अब पुलिस को खबर लगी कि इस इलाके में एकदम दिन दहाड़े ऐसी लूट हो गई, दुकानदार को बांध के पैसे और सारी चीज़ें, मोबाइल वगैरह लूट ली गई। तो पुलिस वालों को भी एक तरह से हवा ख़राब हो गई कि ये क्या, दिन दहाड़े मेरे इलाके में लूट। भागे भागे वो भी पहुँचे। दुकानदार बुरी तरह रो रहा था, चूँकि काफ़ी लूटा जा चुका था। उसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सारा वाक़या वो बताता है। बताने के बाद कहता है कि साहब, मेरी स्कूटी, मेरे मोबाइल और मेरे सामान को 4 लुटेरे आते हैं और लूट के चले जाते हैं। अब पुलिस वाले जैसे दुकानदार की ये बात सुनते हैं तो सबसे पहले तो पुलिस वाले थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं कि चलो कम से कम स्कूटी और मोबाइल लेके गए हैं तो यहाँ से हम ट्रेस कर लेंगे, मामला जो है वो खुल जाएगा। लिहाजा पुलिस वाले अब उस स्कूटी के नंबर को, साथ ही जो मोबाइल था उसको सर्विलांस पे लगाते हैं। अब मोबाइल सर्विलांस पे लगाते हैं, साथ ही स्कूटी को भी सर्विलांस पे लगाते हैं। नंबर पता करते हैं कि इस समय कहाँ है, किस टोल नाके को पार किया, किस इलाके में स्कूटी घूम रही। पुलिस वाले अब सारी चीज़ें जब करते हैं तो संजोग से जो मोबाइल का लोकेशन है वो मिल जाता है। मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन था वो मिला। पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ दबिश डालती है। डालने के बाद पता चलता है कि ये मोबाइल तो किसी ने फेंक दिया है, यानी जिसने लूटा था उसने मोबाइल को यूज़ नहीं किया, ना ही किसी को बेचा, बस ऐसे ही छीना और छीनने के बाद फेंक दिया। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चली तो अब क्या करें। इसके बाद फिर स्कूटी को आधार बनाया गया कि चलो इससे खोजबीन करते हैं। अब स्कूटी के बारे में पता किया गया तो स्कूटी का भी कुछ पता नहीं। अब इधर धीरे धीरे दिन गुजरता जा रहा। मीडिया वाले अलग प्रेशर बना रहे हैं कि 5 दिन बीत गए, एक दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई, पुलिस वाले मामले को सुलझा नहीं पा रहे। पुलिस वालों की अब बेइज्जती हो रही। अब धीरे धीरे ये मामला क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच अब इस मामले को संभालने लगी। संभालने के बाद फिर अंत में क्राइम ब्रांच वाले जब अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं तो इस पूरी घटना के 10 दिन बाद 4 लोगों का नाम पता चलता है। नाम पता चलता है, साथ ही 3 लोग ऐसे थे जिनकी लास्ट लोकेशन मिलती है, और ये लास्ट लोकेशन दिल्ली में थी, भाटी माइंस, दिल्ली के भाटी माइंस में। 2 जुलाई को फाइनली इन लोगों की लोकेशन मिली। क्राइम ब्रांच की टीम जाती है। जाने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। पहला था कृष्णा, दूसरा था शैलेंद्र कुमार उर्फ पहलवान, और तीसरा था इरशाद उर्फ सनी। अब क्राइम ब्रांच इनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके अब अपने पास लेके आती, साथ ही पूछती है कि जो सामान लूटा था वो कहाँ है। ये लोग फ़ौरन सामान बता देते हैं, सामान बरामद हो गया। इसके बाद फिर इनसे पूछा गया कि कैसे अंजाम दिया क्या। तो इस पूरी कहानी में जो पता चला शुरुआती पूछताछ में कि जो कृष्णा है वो भी कुछ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। जो शैलेंद्र कुमार है वो 8 साल तो लूट की घटना के इल्ज़ाम में ही जेल में रहा, यानी ये दोनों प्रोफेशनल लुटेरे हैं। इसके बाद एक तीसरा शख्स जो गिरफ्तार हुआ था, अब उससे पूछताछ होती है कि तुम कैसे शामिल हुए। उसके बाद पहले तो अपना नाम बताता है, कहता है कि मेरा नाम इरशाद उर्फ सनी है
और फिर बताता है कि मुझे तो इस लूट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ना ही जो रकम मिली मुझे उसमें कुछ लेना देना था। मैंने तो इन लोगों से एक रकम भी या फिर एक फूटी कौड़ी नहीं ली। अब जैसे पुलिस वालों के सामने ये बातें वो बोलता है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, जब तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो तुमने लूट क्यों की। इसके बाद उसने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद पुलिस वालों को एक बार तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि ये क्या सुन रहा हूँ। दरअसल ये शख्स बताता है कि मुझे कहानी लिखने का शौक़ है और मुझे बस रियल एक्सपीरियंस लेना था कि चोरी होती कैसी है, लूट होती कैसी है, और जो लूट करने जाता है उसका नेचर कैसा होता है, और जो लूटता है वो कैसा रिएक्ट करता है। अब ये बात जब क्राइम ब्रांच वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर इस शख्स से कहते हैं कि काम करो, जो कुछ हुआ था उसे तुम सिलसिलेवार तरीके से बताओ। साथ ही अब इस इरशाद उर्फ-सनी की क्राइम हिस्ट्री खंगालते हैं कि इसका नेचर कैसा था, क्या इसने कभी चोरी वगैरह की। तो जब पता किया तो पता चला कि इसने चोरी वगैरह कभी की नहीं। तो पुलिस वालों को भी लगा कि हो सकता है सही बोल रहा हो। इसके बाद फिर जब इससे पूछताछ की गई तो अंत में इसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, और इस कहानी के हिसाब से रोहतक ज़िले में एक कॉलोनी लगती है, एकता कॉलोनी, और इसी कॉलोनी में इरशाद उर्फ सनी रहा करता था। बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक। घर वालों की इच्छा थी कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, उसको आगे बढ़ाए, इसको नहीं करना तो फिर कोई नौकरी वगैरह कर ले। लेकिन उस नौजवान के दिमाग में बस एक ही सुरूर सवार था कि सारे लोग मूवी में हीरो बनते हैं, लेकिन मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे स्टोरी राइटर बनना है। मैं एक ऐसी फिल्म की स्टोरी बनाऊंगा और फिर उसको जब दिखाऊंगा प्रोड्यूसर को तो उस स्टोरी की वजह से मैं एक प्रोड्यूसर पा जाऊंगा, साथ ही एक हीरो मिल जाएगा, और मैं देखते देखते एक फेमस राइटर बन जाऊंगा। इसके बाद फिर उसने लिखना चालू किया, कभी मर्डर के ऊपर, कभी रेप के ऊपर, कभी अलग अलग धाराओं में जो क्राइम होते सारी चीज़ों को बारीकी से देखने लगा। कभी ये क्राइम पेट्रोल देखता, कभी किसी और चीज़ को देखता। अब अलग अलग चीज़ों को देखता, अलग अलग लोगों से मिलता, कभी किसी वकील से बात कर लेता, कभी किसी गुनहगार से बात कर लेता, कभी मर्डर, कभी रेप, तमाम चीज़ें करता रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, कहानी लिखने का जुनून इसके सर पे सवार होता रहा, और जुनून इस कदर आगे बढ़ गया कि अंत में इसे लगा कि मुझे अब एक चोरी की वारदात को जानना है, मुझे एक लूट की कहानी लिखनी है, और इसी लूट की कहानी पे मैं अपनी पूरी फिल्म बनाऊंगा। अब लूट की कहानी लिखनी थी और फिल्म भी बनाना था, यानी ऐसा नहीं था कि महज ये शौक़, अब इसको इस पर अपना भविष्य देखने लगा। और ये भी था कि फिल्म बनाना है तो कहानी बड़ी जानदार हो। तो जानदार कहानी लाएं कैसे? जानदार कहानी लाने के लिए फिर अलग अलग लोगों से बात करना शुरू करता है। सबसे पूछता है कि लूट कैसी होती है, क्या करना होता है, कैसे लोग लूटते हैं, तमाम तरह के सवाल। अब जैसे जैसे लोगों से पूछता, लोग अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से जवाब भी देते, लेकिन किसी के जवाब से इसको कोई संतुष्टि नहीं मिली। हमेशा ये दिमाग में चलता रहता है कि लूट होती कैसी है, लूटने वाले क्या सोचते हैं, कैसे लूटते हैं, क्या करते हैं, बस ये तमाम चीज़ें सोचता रहा। और अंत में जब किसी से इसको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तब इसके दिमाग में आया कि काम करते हैं, खुद ही लूटते हैं। तो खुद ही कैसे लूटें? इससे पहले तो इसने कभी अपने घर से एक 10 रुपए के नोट को भी नहीं चुराया, तो फिर ये लूटेगा कैसे? तो यहीं से फिर ये तलाश करना शुरू करता है, और इसकी तलाश ख़त्म होती है कृष्णा और शैलेंद्र कुमार एंड सौरभ के मिलने से। कृष्णा जो था यूपी के हाथरस का रहने वाला, शैलेंद्र कुमार जो था गोरखपुर का रहने वाला, सौरभ भी ऐसे ही कहीं का था। अब इन लोगों से जब ये मिलता है तो मिलने के बाद इन लोगों की हिस्ट्री पूछता है, तो कृष्णा बताता है कि मैं चोरी के सिलसिले में जेल जा चुका हूँ। शैलेंद्र कुमार बताता है कि मैं तो 8 साल से जेल में था, अभी 2 महीने पहले छूट गया। फिर पूछता है कि क्यों, तो कहता है कि लूट के सिलसिले में। तब जाके इरशाद उर्फ सनी को लगता है कि अब मेरी तलाश ख़त्म हुई, यही दोनों मेरी मंजिल तक मुझे पहुँचाएंगे। फिर ये उन लोगों से दोस्ती करता है, बताता है कि मुझे लूट देखनी है, मुझे लूट करनी है, पैसे वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें तुम रख लो, लेकिन बस अपने साथ मुझे मिला लो। अब एक आदमी जो खुद लूट करेगा, पूरी मदद करेगा, लेकिन उसे पैसे भी नहीं चाहिए, तो ऐसा अच्छा पार्टनर किसे नहीं चाहिए। फ़ौरन इसको एंट्री करा दी जाती है ग्रुप में, और फिर कवायद शुरू होती है कि लूट करनी है। लेकिन फिर सवाल यही था कि लूट करनी तो है, लेकिन करनी कहाँ है? अब तमाम तरह से ये लोग सोचबीन करते रहते, पता करते रहते कि कहाँ लूट करें, कहाँ लूट करें। और अंत में इन दोनों की तलाश ख़त्म कर देता है जो कृष्णा था। वो कृष्णा बताता है कि जब मैं जेल गया था उससे पहले एक कंपनी है संजना टूल्स कंपनी, उसमें काम करता था।
और संजना टूल्स कंपनी का जो पूरा शेड्यूल है, कब मालिक आता है, कब जाता है, कितने वर्कर होते हैं, क्या सिक्योरिटी है, कैसे कैमरे हैं, ये तमाम चीज़ें मुझे पता है। तो अगर हम लोग संजना टूल्स कंपनी को ही लूटें तो कैसा रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि यहाँ का सीन कैसा है, यहाँ का पूरा मामला कैसा है। अब ये चीज़ें जब बताता है कृष्णा तो शैलेंद्र भी रेडी हो जाता है, साथ ही इरशाद भी रेडी हो जाता है। अब ये सारे लोग जब रेडी होते हैं, फिर तारीख चुनी जाती है कि लूट कब करनी है। तो फिर बताता है कि 21 तारीख को लूट करते हैं। 21 तारीख को ये सारे लोग मिलते हैं। मिलने के बाद पूरी टीम बनती है। उसके बाद ये लोग दुकान तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दुकानदार को मारते हैं, पीटते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और इधर जो इरशाद और सनी था, ये तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये मारने वाला कैसे मार रहा, जो मार खा रहा वो कैसे रिएक्ट कर रहा। यानी एक एक मोमेंट को बारीकी से परख रहा था। घंटों तक ये पूरा कार्यक्रम चला। इरशाद और सनी जो था घंटों तक पूरे उस सीन को देखता रहा, समझता रहा। और अंत में जब इसकी तलाश पूरी हुई, चोरी कर ली गई, लूट लिया गया, तो फिर कहता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मेरा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर ये जाता है और अपनी कहानी लिखना शुरू करता है। लेकिन अफसोस कि इससे पहले कि पूरी कहानी लिखता, पूरी इसकी जो चोरी की घटना, लूट की घटना की पूरी फिल्म थी वो बन पाती, ये बड़ा डायरेक्टर, बड़ा राइटर बन पाता, ये क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया और फिर अब इसे जेल जाना पड़ेगा। यानी एक शख्स जिसको ना पैसे से मतलब था, ना इसे कुछ चाहिए था, इसे तो महज एक स्टोरी राइटर बनना था। और एक ऐसा राइटर जो शायद इससे पहले हुआ नहीं, जो क्राइम सीन पे खुद जाके पूरे क्राइम को करे और क्राइम के मोटिव, क्राइम के इंटेंशन को समझे, उस पूरी फीलिंग को जाने, उसके बाद फिर उसी क्राइम के ऊपर कहानी लिखे। तो अजीब अजीब लोग हैं, अजीब अजीब उनके शौक़ हैं। शौक़ पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद आने वाले टाइम में इतने खौफनाक होते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी, उनका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी में एक अजीब चीज़, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया, अगर आपका इस मामले में कुछ कहना हो, कुछ सवाल हो तो ज़रूर कहिएगा कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को लेट करने में, कोर्ट का फैसला देर आने में हम लोगों का योगदान है या नहीं, हम लोग कानून से खेलते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें अगर आपको भी लगता है तो ज़रूर बताइएगा। और मेरी बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।